के 4 टुकड़े करने चला आया था वक्त। मेरे अंदर के बदलाव को समझना इतना मुश्किल हो गया था कि माधवी की कही हुई हर बात उस बियर से भी कड़वी लग रही थी। साली गले से उतर ही नहीं रही थी। बस फिर क्या था, रात को आंसू और दिन में दिलासा, यही बन गई थी मेरी जिंदगी। रोज माधवी को अपने नए दोस्तों के साथ वक्त बिताते हंसते मुस्कुराते देख मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आता था कि कभी मैं भी उसे ऐसे हंसाया करती थी, कभी वो भी मेरे लिए अपना वक्त जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, ये इंसान उसूलों का पुतला तो नहीं। इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उन्हें जताने का तरीका सही नहीं तो खुदा भी अजान को आदत समझ लेता है। दिल तो मेरा साफ था लेकिन शायद मेरे शब्द मैले थे। मन तो मेरा नादान था लेकिन शायद मेरे वक्त के मन में खोट थी। सोचा अच्छा किया बुरा, अरे चोट लगी थी, मुझे खून निकल रहा था। टूटे हुए दोस्ताने की तपती धूप में मेरे वादों का बदन जल रहा था। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो कोई गिले शिकवे नहीं, क्योंकि जब नाते रुख बदलते हैं ना, तब हजारों माफियाँ भी गलतियों के सामने कम पड़ जाती हैं। और जब इंसान रुख बदलता है तो हजारों यादें भी उस बदलाव के सामने कम ही पड़ जाती हैं। शायद इसीलिए अब मुझे कोई गिले शिकवे नहीं। और वैसे भी वो फोन पर ऐसे ही थोड़ी ना चिल्लाई थी कि मैं होती कौन हूँ। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं कोई नहीं होती। उसकी जिंदगी में इस वक्त और आने वाले हर वक्त में अब मैं कोई नहीं होती। दोस्तों, अगर इस कहानी से आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं तो बस ये कि इरादे बदल जाते हैं, लफ्ज बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, खुदा भी बदल जाता है। जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो इंसान खुद भी बदल जाता है। बचपन में हम तरह तरह के खेल खेला करते थे। हाइड एंड सीक, लॉक एंड की, ट्रेजर हंट। हर सुराग एक नए सुराग की ओर ले जाता और इन क्लूज और अपने टीम मेंबर्स की मदद से हम आखिरी पड़ाव यानी कि ट्रेजर तक पहुंच जाते। अब बचपन के इस खेल में ये ट्रेजर कभी ट्रॉफी होता तो कभी सिर्फ टॉफी, लेकिन इस रोमांच का जो एहसास था वो तो उस इनाम से भी खास था। मेरी आज की कहानी भी एक ऐसे ही ट्रेजर हंट के बारे में है जिसने मेरी जिंदगी में असलियत का रूप ले लिया। हमारी फैमिली में हर साल साथ घूमने जाने का ट्रेडिशन है। अब एडवेंचर से मुझे जितना प्यार है, वहीं एक फैमिली ट्रिप के कंफर्ट में एडवेंचर के लिए जगह कहाँ है। मेरी तो यही सोच थी हमारी पिछली ट्रिप तक, जब हम सभी साथ में स्पेन घूमने गए थे। स्पेन, यूरोप में बसने वाली वादियों, पहाड़ों, नदियों, ठंडी खूबसूरती और एडवेंचर की नगरी। अब देखो, एक गुजराती परिवार ट्रिप पर अपना पासपोर्ट भूल सकता है, लेकिन खाखरा कभी नहीं। तो खाखरा, थेपला, पोहा, अचार सब थैलों में पैक करके हम निकल पड़े थे स्पेन को एक्सप्लोर करने। थैंक्स टू जोया अख्तर एंड हर 3 मस्केटियर्स, हमने तय किया था कि हम कोस्टा ब्रावा जाएंगे, वो भी ऑन अ रोड ट्रिप। अब इस रोड ट्रिप की 2 खास बातें थी। पहली ये कि घर के सभी बड़ों ने सारी जिम्मेदारी हम यंगस्टर्स पर छोड़ दी थी। तो हर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर तैनात था एक जवान जिसे लेफ्ट साइड ड्राइविंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो खुद को फरहान अख्तर या ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता था। और दूसरी बात ये कि कोस्टा ब्रावा जाने तक का रास्ता तो हमें गूगल से मिल चुका था, लेकिन वहां जो हमने विला बुक किया था उसका हमारे पास कोई अता पता नहीं था। तो आराम आराम से वादियों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंचे पोर्ट दे ला सेल्वा रात के 1 बजे। अब रात का समय था। हम पहाड़ों से गुजरकर हमारी सेना वहां पहुंच तो गई, लेकिन वहां अब हमें उस एजेंसी की ऑफिस नहीं मिल रही थी जिनके थ्रू हमने वो विला बुक किया था। हम बार बार एक ही इलाके में चक्कर काट रहे थे। अब वो क्या है ना कि ये इंटरनेट जैसी सुविधाएं
तो सच कहूँ तो उस अनजान शहर में, उस अनजान देश में इस तरह खोकर परेशान तो हम सभी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबके साथ होने से वो डर थोड़ा कम डरावना लग रहा था, वो मुश्किलें थोड़ी कम मुश्किल लग रही थी। और शायद जिंदगी के इस एडवेंचर की भी यही खूबसूरती है, जाने अनजाने में मिला हर रास्ता और वक्त बेवक्त मिला हर साथी हमारे जिंदगी के सफर को रोमांचक बना देता है। फिर मंजिल चाहे जो भी हो, मजा तो सिर्फ खेल में ही आता है। आखिरकार हम विला पहुंच गए। सुबह के 6 बजे हमारे साथ सूरज की पहली किरणों ने भी गृह प्रवेश किया, और जब कमरे में पहुंचकर मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक बस नीला समुंदर और नारंगी आसमान ही नजर आ रहा था। उस खूबसूरत जगह की कई सारी मेमोरीज हैं, लेकिन आज भी हम उस रात को सबसे ज्यादा मिस करते हैं। एक दूसरे के घबराए हुए चेहरों की नकल उतारकर खूब हंसते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे उस रियल लाइफ ट्रेजर हंट का असली ट्रेजर तो हम सभी थे। मैंने हमेशा ये सुना है कि एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, लेकिन दोस्तों, जिंदगी सालों साल का तोहफा नहीं, हर यादगार वो लम्हा है जो हम अपनों के साथ बांट, जो बिना कुछ कहे हमारा हाथ थामे सारी जिंदगी काट लेते। धन्यवाद। क्लास सावधान, क्लास एक साथ लाइन में जॉगिंग शुरू करेंगे। शुरू कर। पीटी सर का ये ऑर्डर सुनते ही क्लास 7th के सभी बच्चे किचन की काली टाइल्स पर चल रही उन अदृश्य चींटियों की कतार की तरह ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर देते। हर थर्सडे ब्रेक खत्म होने की घंटी बजते ही सभी बच्चे खेलकूद, गॉसिप, टिफिन वगैरह छोड़कर ग्राउंड पर असेंबल हो जाते, क्योंकि गेम्स पीरियड के लिए लेट होने का मतलब था 2 राउंड्स ऑफ जॉगिंग एक्स्ट्रा। आई थिंक ये एक यूनिवर्सल रूल है कि स्कूल में सबसे स्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टीचर ही होते हैं और उन्हें अक्सर गब्बर, हिटलर इत्यादि नाम देकर सम्मानित किया जाता है। हमारी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर भी हमें उन्हीं दरिंदों की याद दिलाते थे। हर बार गेम्स पीरियड में लड़कों और लड़कियों की 2 अलग अलग हाइट वाइज लाइंस बनती और इस सीक्वेंस में मैं अपने ईगो को बचाते हुए लाइन के कहीं बीचों बीच खड़ी तो हो जाती, लेकिन जब जॉगिंग की बारी आती तो मेरे ईगो और स्टैमिना दोनों की हालत बैग में पड़े उस खाली टिफिन की तरह हो जाती। लेकिन क्या करें, कोई चॉइस नहीं था, या तो जॉगिंग करो या फिर स्पोर्ट्स सर की डांट का शिकार बनो। लेकिन जब जॉगिंग खत्म हो जाती तो हम सभी बच्चों को अपनी पसंद का खेल चुनने की इजाजत तो थी, लेकिन जहां लड़के दौड़कर स्टोर रूम से बॉल, बैट, विकेट वगैरह ले आते और बड़े एक्साइटमेंट से ग्राउंड की ओर बढ़ते, तो वहीं हम लड़कियों को उसी ग्राउंड के कोने में खो खो खेलने का आदेश दिया जाता था। खो खो एक ऐसा खेल जो ना मुझे भाता था ना मुझे कभी अच्छे से आता था। हर बार मैं बस वेट करती कि कब लड़कों का वो फुटबॉल उड़ता हुआ मेरी तरफ आए और कब मैं भी उसे एक जोर की किक लगाकर चिल्ला सकूं, गोल। लेकिन इन दोनों चीजों के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम थी जितना कि मेरा जॉगिंग में स्टैमिना। तो कुछ ऐसा ही था मेरे गेम्स पीरियड का रूटीन। मैं इससे सहमत तो नहीं थी, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोज वर द रूल्स। और आप तो जानते ही हैं, स्कूल्स एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे ना दे, रूल्स को इंपॉर्टेंस देना कभी नहीं छोड़ते। और अगर आप आवाज उठाओ तो क्लास के बाहर जाओ। लेकिन फिर न जाने क्यों एक दिन मैंने आवाज उठाई। मैं जानना चाहती थी कि क्यों हम हर बार सर की बात सुनकर खो खो या वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं। हम में से तो कितनी लड़कियों को ये खेल पसंद ही नहीं थे। तो मैंने अपनी सहेलियों से पूछा, क्या तुम में से किसी को कभी फुटबॉल या क्रिकेट खेलने का मन किया है? पहले तो सभी आपस में खुसफुसाने लगी। फिर जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो उनके चेहरे पर साफ साफ क्रांति लिखी थी, और जहां क्रांति हो वहां रूल्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं। तो अगले गेम्स पीरियड में जॉगिंग खत्म होने के बाद जैसे ही हम सभी को खेलने की अनुमति मिल गई तो बाकी सब तो अपने रूटीन में लग गए, लेकिन मेरे क्लास की लड़कियां अब भी वहीं खड़ी थी। हमें वहां खड़ा देख हमारे सर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने हमसे पूछा, क्या हुआ, खो खो नहीं खेलना? हम सभी ने एक आवाज में जवाब दिया, नहीं सर, नहीं खेलना। मैं आगे आई, सर हमें फुटबॉल खेलना है। एक सेकंड के लिए तो मानो सर भी चौंक गए। फिर हमसे बिना आंखें मिलाए कहने लगे, फुटबॉल लड़कियों का खेल नहीं,
फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली फॉर बॉयज। यू प्ले खो खो, वॉलीबॉल। चलो जाओ अब इधर से। हमसे कोई जवाब ना पाकर सर ने सोचा ही हैज मेड हिमसेल्फ वेरी क्लियर, तो वो वहां से जाने लगे। ये कहां लिखा है? सर ने मुड़कर देखा तो मैं उनके पीछे खड़ी थी। ये कहां लिखा है सर कि फुटबॉल एंड क्रिकेट आर ओनली फॉर बॉयज? हमारी स्कूल की हैंडबुक में तो ऐसा कोई रूल नहीं। याद रहे मैं क्लास 7th में थी, तो स्कूल की हैंडबुक से बड़ा तो मेरे लिए कोई संविधान ही नहीं था। सर चुप रहे। फिर कुछ सोचकर सर बोले, लेकिन ग्राउंड पर तो लड़के खेल रहे हैं, तुम्हारे खेलने के लिए जगह ही नहीं। बात तो उनकी भी सही थी। अब भला लड़कों से ग्राउंड लेकर सर हम लड़कियों को तो मौका देने से रहे। अब फिर से सन्नाटा था। फिर हम में से ही एक लड़की ने सुझाव दिया, सर इतना बड़ा ग्राउंड है, एक कोने में कुछ लड़कियां खो खो खेल रही है ना, तो दूसरा कोना पकड़कर हम भी फुटबॉल खेल लेंगे, प्लीज सर। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब डांट का डर हमें हमारा हक मांगने से नहीं रोक सका, तो जगह की कमी तो हमें महसूस भी नहीं। बारे में क्या सोचते हैं वो मेरी अपनी सोच से ज्यादा मायने रखता था। बचपन में हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं, अच्छी आदतें, बोलने का तरीका, रहन सहन। कभी सोचा है क्यों? शायद इसलिए ताकि हम सबके सामने अच्छे लगे, हमारी आदतें, हमारे तौर तरीके बाकी सबसे मिले जुले। पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये समानता बनाए रखने के लिए हम हर उस विशेषता को खो बैठते हैं जो हमें दूसरों से अलग और अनोखा बनाती है। स्कूल में अक्सर लोग मुझे पढ़ाकू, किताबी कीड़ा, नर्ड, टीचर्स पेट वगैरह कहकर बुलाया करते थे। जहाँ मुझे कुछ नया सीखने का उत्साह था, तो बाकी सबके लिए ये बहुत ही अनकूल था। तो जब कॉलेज शुरू हुई तो मेरी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। मुझे अपने आप को रीवैम्प करने का एक मौका मिल गया था। I did not want to be seen as a nerd anymore. मुझे भी वो कूल वाली कॉलेज लाइफ जीनी थी। तो मैंने भी वही किया जो हर टीनेजर अपनी जिंदगी में किसी ना किसी वक्त करता है। I tried to fit in. I tried so hard. कॉलेज में लेक्चर्स बंक करना, दोस्तों के साथ घंटों तक चिल करना, नई चीजें ट्राई करना, बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी परवाह के। वो हर एक चीज जो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड हो। इंट्रोवर्ट होने की वजह से मेरे लिए दूसरों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इसीलिए जब कोई मुझसे सामने से आकर बात करता, अपने मतलब के लिए ही सही, मैं उसे मना नहीं कर पाती। कुछ लोग तो सिर्फ नोट्स के लिए दोस्त बन गए थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब गलत है। वैसे भी कॉलेज में सही और गलत के बीच का फर्क देखता भी कौन है। लेकिन आप अगर उन लोगों में से है जो अपनी जिंदगी उसूलों से जीते आए हैं, तो उन्हें तोड़ने पर आपका अंतर्मन आपको झंझोड़ने लगता है। मैं उन लोगों में से थी जिनके संडेज नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं, लाइब्रेरी बुक्स एंड होम कुक्ड मील हुआ करते थे। जिनकी लाइफ में हर हफ्ते सैटरडे नाइट प्लान्स नहीं, फ्राइडे आफ्टरनून लंच इज एक्साइटिंग। मगर अब इट्स कैजुअल और इट्स कॉम्प्लिकेटेड के बीच रिलेशनशिप्स खत्म हो जाती। दिन की सुबह दोपहर से होती और रात सुबह के 7 बजे। लाइफ का बस एक ही फंडा था, गलती करो फिक्र मत करो, जब हो चुकी है उसका जिक्र मत करो। दूसरों के करीब आने के लिए मैं अपने आप से बहुत दूर जा चुकी थी, और हर एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह मेरी लाइफ भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में कट रही थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। दोस्तों, तस्वीरों की एक ताकत होती है, उस एक पल के लिए तुम्हारा वक्त और वजूद कैद कर लेती है। उस एक पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया हो। खैर, अब सेलफोन्स और सेल्फीज के जमाने में कोई फोटो एल्बम्स नहीं रखता, लेकिन पिताजी आज भी उन पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर लिया करते हैं। और जब ये होता है तो वो उन तस्वीरों की फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया करते हैं। एक बार ऐसे ही उन्होंने एक पुरानी तस्वीर की फोटो पड़ेगी, ना ही रोज टिफिन में रोटी सब्जी, ना 2 चोटियां बनानी पड़ेंगी, और ना ही पिताजी घर आए उससे पहले लौट आना, ये सुनना पड़ेगा। अब तो बस मेरे और लाखों के सपनों के शहर मुंबई जाने की खुशी के नगाड़े ही सुनाई पड़ रहे थे। इस शहर की कुछ तो बात है, तुम इसे अपनाओ या ना अपनाओ, ये चंद पलों में ही तुम्हें अपना लेता है। और ये अपनापन कभी खुली बाहों में महसूस होता है तो कभी नम निगाहों में।
कभी समंदर की लहरों में तो कभी आज़ाद पंछी की उड़ान में। मानो यहाँ हर सपने को जैसे उम्मीद की एक रस्सी मिल जाती है, जिससे बंध कर वो बदलते हुए हालातों में भी झूलता रहता है। मेरा पहला साल तो जैसे इस शहर की रफ्तार से भी तेज बीत गया। नया कॉलेज, नए लोग, घर जाने का नाम नहीं। 4 महीनों में जब एक बार मम्मी पापा जिद करते थे कि बेटा अब तो अपना चेहरा दिखा दे, बस तभी घर जाया करती थी। इस शहर की तेजी से प्यार हो गया था मुझे। कॉलेज का खाना, अब्दुल भैया की कस्टमाइज्ड चाय और हॉस्टल का वो छोटा सा बेड, बस अब यही मेरा घर बन गया था। हर दोपहर माँ की गोद में सर रखकर सो जाना, पापा का ऑफिस जाने से पहले सर पर हाथ रखना, दादाजी के वो लेम जोक्स और दादी का इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब मानो मैंने दिल की अलमारी के किसी कोने में एक छोटी सी डिब्बी में समेटकर बंद कर दिया था। और हर उस डिब्बी की तरह यादों की ये डिब्बी भी कहीं गुम सी गई थी। जब बारिश का मौसम होता था ना, तब माँ की खरीदी हुई छतरी की जगह उस टूटे हुए प्यार की याद आती थी। भीग लिया करती थी मैं। और सर्दी में सॉरी, मुंबई में विंटर कहाँ होता है, लेकिन माँ को ये बात कौन समझाए। हर सर्दी में जुकाम से बचने की नई टिप्पणियां अब माँ फोन पर ही सुना दिया करती थी। सर का दर्द हुआ करता था ये फोन कॉल। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि जब हॉस्टल का वो बेड भी नहीं रहा, कॉलेज के खाने से पेट खराब होने लगा और अब्दुल भैया ने मक्खी वाली चाय परोस दी। दोस्तों, बात कुछ ऐसी हुई कि इस शहर में जिन लोगों से जुड़े हुए मेरी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे थे, आज उन लोगों से बस एक ही रिश्ता था, आंखों का। कभी मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा लिया करती थी तो कभी वो मुझे देखकर नजरें घुमा लिया करते थे। मुझे इस बात का एहसास होने में बहुत वक्त लग गया कि ये तो इस शहर के लोग ही है जो तुम्हें इसका हिस्सा बनाए रखते हैं। और जब ये तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भीड़ में भी तन्हा महसूस होने लगता है। शोर में भी एक खामोशी सुनाई पड़ने लगती है, तुम्हारे अंदर की खामोशी। छोटे शहर ना अक्सर बड़े सपने दिखाते हैं और बड़े शहर अक्सर छोटा महसूस करा देते हैं। ऐसे हालातों में ही परिवार की अहमियत का एहसास होता है। जब प्यार साथ छोड़ देता है, जब यार मुख मोड़ लेता है, तब हाथ थामने के लिए एक बस परिवार ही तो रह जाता है। और इस बात का एहसास एक आउट स्टेशन स्टूडेंट से बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के होने की ज़रूरत उनके ना होने पर ही मालूम पड़ती है। इस अनजान शहर में अपनी पहचान बनाने की होड़ में मैंने चाहे कुछ और सीखा ना सीखा, अपनों और गैरों में फ़र्क करना ज़रूर सीख लिया। तो बस अब बुरे से बुरे दिन में भी बस एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता था, माँ का वो फ़ोन कॉल कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, बेटा तुमने खाना तो खाया ना। मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को मुझे हर जगह रोकते हुए देखा, टीवी मत देखो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, बेटा घर लेट मत आना। झूठ नहीं कहूँगी, उनका लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता था। लेकिन जब अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला, अपने शब्दों को बयां करने के लिए ये मंच मिला, तो आज वही माँ बाप खुशी खुशी कह देते हैं कि बेटा जा, अगर कुछ देरी हो जाए तो बस एक फ़ोन कर देना। तो पिछले महीने जब घर आने पर माँ ने 536वीं बार मुझसे पूछा कि बेटा खाने में क्या पकाऊं, तो मैंने कहा माँ आज चवले की सब्जी बना दो। धन्यवाद। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये शब्द सुनने में जितने खूबसूरत लगते हैं, इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल। न जाने कितने दीवानों ने प्यार को शब्दों के दायरों में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा ही असफल हुए हैं। क्योंकि प्यार लफ्ज़ों का मोहताज नहीं। कभी आप मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों में हुई उल्फत को मोहब्बत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप महज एक पागलपन को इश्क का जुनून मान बैठते हैं और संबंधों के इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की एक डोर की तरह होते हैं। जितनी पक्की डोर, प्यार की वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ेगी। मगर कच्ची डोरियां समझो सिर्फ उलझनों को ही न्योता देती है। दिल के मामले में हम इंसान ना बड़े ही भोले होते हैं। कब किसे अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं पता भी नहीं चलता। मगर रिश्ते का ये हार कभी कभी तुम्हारे गले का फंदा बन जाता है।
क्या तब भी उसे पहने रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। उस वक्त इश्क के लिबास में आए इन वादों को निभाने के लिए मैं तैयार नहीं थी, मगर उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिलो दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। शायद इसीलिए मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारी एक जिम्मेदारी बन गई और बातें बहस। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। हम मिलते तो थे, मगर हमारा मिलना भी अब एक ख्वाहिश कम और काम ज्यादा लगने लगा था। मेरा अपने लिए वक्त निकालना भी उसे मंजूर नहीं था। जैसे पूरा वक्त बस एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे प्यार ही तो कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बात में खरी खोटी सुनाना, ताने मारना ये रोज का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज में बात करना, हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर अब बस सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था अब जहर के घूंट सा लगने लगा था। और इन सब के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। ऐसी गलतियां कर बार बार मोहब्बत के नाम पर माफी मांगना अब उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत का शिकार। लोग अक्सर सलाह देते हैं ना कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उनका हाथ कभी मत छोड़ना, मगर जब ये हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो रंगीन सपने हमने एक साथ सजाए थे अब बस उनकी बेरंग परछाइयां ही नजर आ रही थी। देर से ही सही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को मेरी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने आप में ही बहुत खुश हूँ। सपने आज भी देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे कर सकूं। ख्वाहिशें अब भी हैं, मगर अपनी जिंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कि जहाँ प्यार है वहाँ ऊंच नीच तो आती है, बुराइयां भी अच्छे दिनों के बीच आती है। इस जिंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं, मगर तुम्हें दर्द देने का हक तुम किसे देते हो, इस बात का फैसला बस तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमजोरी नहीं ताकत हो, और सच्ची सादगी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं मंजूरी हो। धन्यवाद। I can see spring taking over the world outside my window, unbeknownst of the autumn that hasn't left the four walls of my home in 10 years. My mother tells me that natural disasters are good reminders of lowering expectations from those around you, including the nature. No one is family. And so I wonder why she waits by the door every day, hoping for his silhouette to turn up with a suitcase overflowing with apologies. Autumn hasn't left the four walls of my home in 10 years, and the leaves of my family tree shed away long before I could know what dewdrops are. And my sister? Oh, she holds thunders in the pockets of her jeans like defense mechanism. So she can always be more furious, more cautious, more agile than any impending disaster. She tells me she could lend me a few cyclones, a few inward spiraling winds of ferocity to deal with all the downward spirals of my life. And I know she means well, but nature tells me that a war never stops war. And the ones who survive are truly the ones who die. My mother is a prisoner of war, left to battle alone in these strange lands that breed judgment and accuse the victim. But I am not my mother. I do not sleep on the bed of broken bottles reeking of wounds. I do not wake up holding screams and swears in my throat from the night he left. I am not my sister. I cannot shield myself from the memories of a happy home.
I do not forget the bedtime stories with happy endings even now when my days are far from it. And the teller is farther away. I sit by the window every day, peeking through the curtains that stay shut since time unknown. I sit and I wait. I sit and I wait for the day that spring enters my home, because I want to smell like lilies again. I want to grow leaves again. I want to feel the breeze that my father said I reminded him of while summer was still around. I hope my mother peeks out the window today. I hope she sees joy springing from the roots of what's left to stay. I hope my sister notices that it is okay to be hurt and not hurt back. To use the storms she holds in the drawers of her past to protect her future, not prevent one. Autumn hasn't left the four walls of my home in 10 years. I hope it knows its time. I hope nature wins this battle between getting hurt and staying hurt, between growing pain and growing love, between abandonment and abatement. I hope nature wins. Because autumn hasn't left the four walls of my home, I hope nature wins, for we were abandoned years ago, and we haven't bloomed ever since. Thank you. This is not a breakup letter or a goodbye letter. तो प्लीज सेंटी मत होना. हाँ, हम अलग हो रहे हैं, लेकिन know this. If you ever need me, I'm only one call away. Promise. Lots of love, तन्वी. ये लेटर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने स्कूल के आखिरी दिन पर दिया था, और आज इतने सालों बाद भी मैंने इसे संभाल कर रखा है. वो क्या है ना, बढ़ती उम्र के साथ साथ जिंदगी में जरूरी चीजों के मायने भी बदल जाते हैं, सपनों के भी और अपनों के भी. जिस दिन तुम अपनी उंगलियों पर अपनी उम्र ना गिन पाओ, उस दिन समझ लेना अब ये उंगलियां सिर्फ अपने गिने चुने अजीज दोस्तों को याद रखने के काम ही आएंगी. और अगर तन्वी की बात करूं तो उसका नाम पहली उंगली के पहले खांचे में रिजर्व्ड है. अब बचपन की बेस्ट फ्रेंड का इतना हक तो बनता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब स्कूल की शुरुआत हुई तो तन्वी मेरी पहली दोस्त नहीं थी. इनफैक्ट जब मैंने उससे पूछा कैन वी बी फ्रेंड्स, तो उसने कहा रुको, मुझे अपनी टीम के साथ डिस्कस करना होगा. जी हाँ, तन्वी से दोस्ती करने का मतलब था उसकी पूरी गैंग से फ्रेंडशिप करना. शुरुआत छोटी थी, क्लास में साथ बैठना, लंच साथ करना, लेकिन फिर पूरे 1 साल के बाद वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. हमारा पहला क्रश, क्लास बंक, स्टे ओवर, स्कूल ट्रिप, हार्ट ब्रेक, यहाँ तक कि पहली पनिशमेंट भी हम दोनों को साथ मिली थी. मैं उसकी क्लास वर्क में हेल्प करती तो वो मेरी होमवर्क में, मैं उसे ऐसे राइटिंग और डिक्टेशंस में मदद करती तो वो मेरी डांस और ड्राइंग में, मैं उसका अलार्म क्लॉक थी तो वो मेरा डेली रिमाइंडर. हम जो कभी झगड़ भी लेते तो there was nothing in this world that a plate of momos couldn't fix. लाइफ के अलग अलग प्लान्स भी हमने तन्वी के घर की छत पर बैठकर साथ बनाए थे, लेकिन हम शायद ये भूल गए थे कि लाइफ में अलग अलग प्लान्स होने का मतलब था कि हम भी कभी ना कभी अलग हो जाएंगे. और वो वक्त आ ही गया. स्कूल खत्म होने के बाद वो कहीं और थी और मैं यहाँ मुंबई में अपने सपने और अपनी पहली उंगली में अपनी दोस्त को लेकर आई थी. बार बार बस यही सोचती कि अगर ये लम्हा मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जिया होता तो कैसा होता. तन्वी के दिए उस खत को मैंने अपने यादों के बक्से में कई सारी निशानियों के साथ संभाल कर रखा था, लेकिन फिर इस शहर ने मुझे नए दोस्त दिए, नई यादें भी दी, और उन नई कहानियों के बोझ तले वो खत मानो दब गया. वक्त तेजी से बीत रहा था. वो नए चेहरे जो मेरी जिंदगी में आए थे वो रिश्तेदारी तो निभाते रहे, मगर रिश्ते नहीं निभा पाए. और उनके जाते ही बक्से में रखी उनकी वो सारी यादें भी जरा बेमतलब हो गई. कुछ बिखर गई तो कुछ खो गई, लेकिन रह गया था वो खत. और उसके वजूद का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब महीनों बाद तन्वी का मुझे फोन आया था. मैसेजेस पर तो हमारी बातें होती रहती, वही स्मॉल टॉक, कैसी हो, कॉलेज कैसा है, कोई अच्छा लड़का मिला या नहीं. लेकिन उस दिन जब तन्वी का मुझे फोन आया तो मेरी बड़ी बड़ी बातों के पीछे मेरी हड़बड़ाती आवाज को उसने तुरंत पहचान लिया. जब वजह पूछी
तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई ब्रोक डाउन। I told her just how much I missed her और कैसे इस शहर की हर कहानी उसके बिना कितनी अधूरी है। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तन्वी जैसे बचपन के दोस्त ना कोई नाकाबिल ख्यालों से भरा कागज नहीं, जिन्हें आज लफ्जों से सजाया तो कल डायरी से हटाया, बल्कि वो तो बचपन से लेकर आज तक लिखी हमारी जिंदगी की किताब का एक अटूट हिस्सा है, जिन्हें हम कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। अगली सुबह जब मैं उठी तो फोन पर उसका मैसेज पढ़ा। सुनो, मैं मुंबई आ रही हूं, तुम्हारे लिए नहीं, आई एम जस्ट डेस्परेटली क्रेविंग अ प्लेट ऑफ मोमोज। एक काम करना, तुम भी साथ चलना, तुम तो जानती ही हो, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट अ प्लेट ऑफ मोमोज कांट फिक्स। PS, आई मिस्ड यू टू। कितनी आसानी से उसने अपना वादा निभा दिया। एक खत को संभालने के बदले में तन्वी ने हर कदम इस दोस्ती को संभाला है और मुझे इस बात पर यकीन दिलाया है कि दोस्तों, जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं, शाम ढलते ही वो सारे लौट जाने वाले हैं। थाम लेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही जमाने वाले हैं। तुम यार उन्हीं को कहना जो अरसों बाद भी किए वादे निभाने वाले। थिएटर में फिल्में देखने का शौक तो मुझे बचपन से था। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ 7-8 साल की थी जब थिएटर में एक फिल्म लगी थी, भूल भुलैया। आप में से कई लोगों ने शायद देखी भी होगी। मैं वो फिल्म अपने मम्मी, पापा, बहन सबके साथ देखने गई थी। यहाँ ये लोग अक्षय कुमार की पंच लाइन्स पर ठहाके लगा रहे थे और वहां मेरे दिमाग में बस उस भूतनी के घुंघरू की छन 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 यही सुनाई पड़ रही थी। थिएटर जाने का जितना उत्साह था, उससे कई ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। फिल्म खत्म होने तक मुझे तो यकीन हो गया था कि भाई भूत तो होते हैं, फिर अक्षय कुमार उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ही क्यों ना बुलाए। और उसी दिन से भूतों का एक डर सा बैठ गया था। हर रात अब मैं अपने कमरे में सोने की जगह अपने दादा दादी के साथ सोया करती थी, एक हाथ दादी के हाथ में और एक पैर दादाजी के पैर पर। वो क्या है ना, जब तुम किसी चीज को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, तो उससे डरना तो जायज है, मगर ऐसे वक्त में किसी पहचानी चीज का एहसास होना ही काफी होता है। तो भले ही दोनों खर्राटे लगाकर सो जाते, मगर उनके आसपास होने का एहसास ही काफी था। हर रात सोने से पहले मैं अपने दिमाग में योजनाएं बनाया करती कि अगर भूत उस खिड़की से आया तो मैं ये करूंगी, अगर भूत ने मुझ पर पीछे से वार किया तो मैं वो करूंगी। ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कभी खत्म नहीं होती, मगर अंत में या तो भगवान बचा लेते या थकान। दोस्तों, ये तो बचपन में जन्म लेने वाले उन हजारों भय में से एक ऐसे भय की कहानी है। बचपन के डर जितने नादान होते हैं उतने ही सच्चे लगते हैं। कई बार ये डर बेवजह बेसबब से होते हैं, मगर कुछ डर ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे अनुभवों से एक गहरा रिश्ता होता है। कुछ डर सालों के साथ गुजर जाते हैं, मगर कई डर ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम समझौता कर लेते हैं, उनके साथ जीना सीख लेते हैं। अब तो भूत भी सोने लगे थे, मगर मैं फिर भी जाग रही थी। हर रात मनगढ़ंत परिस्थितियां बनाकर जैसे खुद को ही डराया करती थी। कभी कभी ये डर एक स्कूल के सीनियर के रूप में आकर मेरे मोटापे का मजाक उड़ाता, तो कभी बाबा के रूप में आकर परीक्षा में कम अंक लाने के लिए पिटाई लगाता। अब तो आश्वासन देने के लिए भी कोई नहीं था, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी काफी क्लियर थी। अगर उस लड़की ने फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं ये करूंगी, अगर उस लड़के का कल मैसेज नहीं आया तो मैं वो करूंगी। जो डर ख्यालों के रूप में आते थे अब सवालों के रूप में आने लगे थे, और ये सवाल भी खुद पर ही उठते थे, अपनी ताकतों पर, इरादों पर, सपनों पर, अपने व्यक्तित्व पर। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। स्कूल खत्म हुई मगर नींद नहीं, शहर बदल गया मगर ये डर नहीं, चेहरे बदल गए मगर लोग नहीं। अब सवाल नए थे मगर जवाब अब भी नहीं। मगर दोस्तों, जैसे हर फिल्म के प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है, वैसे मेरी कहानी में भी एक दिन ऐसा ट्विस्ट आया। अब इसे ट्विस्ट कहूं या ट्यूबलाइट, मगर ऐसा लग रहा था जैसे डर के इस घने अंधेरे में मीलों दूर एक रोशनी नजर आ रही हो। शायद बुरे वक्त की यही एक अच्छी बात है, मिसाल कमाल की दे जाता है। मैंने अपने सबसे बड़े डर को पहचान लिया था, वो डर जो नींद आने पर बुरे सपने बनकर आता और ना आने पर कड़वा सच।
मेरा सबसे बड़ा डर था एक आईना, और उस आईने में दिखने वाली मेरी परछाई, जिसने हमेशा मुझे अपनी गलतियां, खामियां और कमियां ही दिखाई, जो हमेशा मुझे खुद पर भरोसा करने से रोकता रहा और मेरे रास्ते में रुकावट बनता रहा। दोस्तों, हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि क्या लोग हमें हम जैसे हैं वैसे अपनाएंगे, मगर असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने आप को अपना पाएंगे। बचपन में हम कई चीजों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे भूत, प्रेत, परियां, मगर कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। शायद इसीलिए जीवन के इस भूल भुलैया में अपने आप से जुड़े इस डर को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरों को, दुनिया को खुद पर भरोसा दिलाने से पहले अपने आप पर यकीन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी का मैंने क्लाइमैक्स अभी तक लिखा नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही है तब तक यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना छोड़ दूं और कोई और मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं खुद को अपना सकूं।